हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। और आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एनआईएसएम सीरीज 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम, जो हमारी सीरीज चल रही है, जहां पर मैं आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अटेंड नहीं करा तो आप उसकी रिकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। आई बटन पर क्लिक करो, आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा और वहां से आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पहले देखो। अगर आप चैप्टर 4 दोबारा मतलब देखने आए हो डायरेक्ट, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप लाइन वाइज सारे चैप्टर्स देखिए। तो आज हम लोग चैप्टर 4 पे डिस्कस करेंगे और जितने भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपके मैं क्लियर करूंगा। तो जितने आपके डाउट्स आएंगे, मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे से अपने डाउट्स पूछ लेना। एंड आप लोग को उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाओ। और नोट्स कैसे बन सकते हैं? नोट्स बनाने के लिए आप रजिस्टर लीजिए और जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके आप नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स हमेशा आपको याद रहेंगे। जो चीज आप लिखोगे ना वो हमेशा याद रहती है। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दीजिए। और इसकी फीस का मैं आइडिया दे देता हूं। एनआईएसएम सीरीज 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की जो फीस होती है वो 1500 अप्रोक्सीमेटली होती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, आप इजीली इसको पास कर सकते हो अगर आपने आज चैप्टर 4 में से पढ़ लिया। आने वाले जितने चैप्टर्स हैं हमारे, अप्रोक्सीमेटली 8 चैप्टर्स बचे हैं और उसके बाद हम 2 मॉक टेस्ट करेंगे पूरे 50-50 क्वेश्चंस के या 100-100 क्वेश्चंस के। हम देख लेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। वो अटेंड करने के बाद आई होप आप इजीली एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दो। साथ के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आज हमने चैप्टर 4 कंप्लीट करा, बहुत जल्द चैप्टर 5 की भी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे आ रहा है। जिन्होंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं देखा वो जरूर रिकॉर्डिंग्स चेकआउट कर लेना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4। सो एनआईएसएम सीरीज 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सीरीज में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर का नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी जितनी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है और क्या इनको सारी क्या क्या चीजें इनको फॉलो करनी होती है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, या अगर हम बोले तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है। लीगल लीगल वाइज मतलब लीगली उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि मार्केट में ना हमारे रेगुलेटर्स कौन कौन है। तो देखिए, मार्केट में सबसे पहला जो रेगुलेटर है ना वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो सबसे बड़ा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर एक चीज का ध्यान रखती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या करा हुआ है, हर एक चीज के लिए एक रेगुलेटर बनाया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। सिक्योरिटीज मार्केट है यानी स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेट करेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इंश्योरेंस मार्केट है उसको रेगुलेट करेगा आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन की जो मार्केट है, पेंशन मार्केट है, उसको रेगुलेट करेगा पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन सभी को रेगुलेट कौन करता है, यानी इनके ऊपर कौन है मेन, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चार मेन यहां पर सिस्टम बनाए हुए हैं, चार मेन रेगुलेटर है। बैंकिंग के लिए दोबारा से बताता हूं आरबीआई, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सेबी, इंश्योरेंस मार्केट के लिए आईआरडीएआई और पेंशन मार्केट के लिए यहां पर है पीएफआरडीए। ठीक है जी। अब रोल समझते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का क्या, सेबी का रोल यह है कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ अच्छे तरीके से होए, कोई प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को ना आए, ट्रांसपेरेंसी रहे यानी कोई गलत काम ना हो, एफिशिएंसी रहे मार्केट में, सारी ट्रांजैक्शन जल्द से जल्द हो, क्विकली हो, फेयरली हो। मतलब ऐसा ना हो कि किसी के साथ गलत हो रहा हो, लो कॉस्ट होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, जो इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो सेबी का काम होता है हर एक चीज को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है यहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं यहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो सेबी कहीं ना कहीं मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का ध्यान रखता है कि मेरे साथ या मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ कोई गलत ना हो जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब सेबी का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? नंबर 1, स्पेक्यूलेशन। अभी आपको पता है कि यहां पर स्पेक्यूलेशन बहुत हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट्स आ जाती है,
पंप डंप होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो मैनिपुलेशंस भी कभी कभार हमने देखने को मिली है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए सेबी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है, और उसकी मदद से अब बहुत सारी कंपनीज मैनिपुलेशन स्पेक्यूलेशन नहीं कर पाती। तो इसके लिए हम थैंक्स करते हैं सेबी को। तो सेबी का रोल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हेन समवन विद सीक्रेट कंपनी इंफॉर्मेशन बाइज और सेल्स स्टॉक अनफेयरली। अब मुझे पता है एक कंपनी में प्रॉफिट्स अच्छे आने वाले हैं, तो मैंने क्या करा, वो न्यूज का फायदा उठाया, सभी को शेयर्स लेके दे दिया, अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और खुद भी ले लिए। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, यानी मुझे पहले से कुछ इंफॉर्मेशन पता थी, उसके बेसिस पे मैंने ये काम करा। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, और सेबी इस पे अगर पता चल जाए ना कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, आप बैन भी हो सकते हो और बहुत मोटा फाइन लगता है। थर्ड आ जाता है हाई रिस्क इन्वेस्टिंग। सेबी ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है काफी रिस्की होती है, इसी के लिए सेबी की तरफ से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करा जाता है, जिससे म्यूचुअल फंड क्या है, आपके रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाई कर लेता है। वो एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगाता, वो काफी सारे स्टॉक्स में लगाता है, और भी एसेट क्लासेस पे इन्वेस्ट करता है। उसके बाद वीक डेट सिक्योरिटी प्रैक्टिस, when companies issuing bond don't provide enough security to protect investor, यानी जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती इन्वेस्टर्स को, तो इसके लिए भी सेबी प्रोटेक्ट करती है, और सेबी बोलती है कि भाई ये जो आप डेट सिक्योरिटीज इन्वेस्ट मतलब जो स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करना, और साथ में हर एक चीज पे वो अप्रूवल देती है। ऐसे नहीं कि किसी भी कंपनी को, कल को कोई भी कंपनी आई, वो अपनी कोई स्कीम लॉन्च कर देगी। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसको अपनी डेट स्कीम लॉन्च करनी है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप लॉन्च कर रही है, उसको अपनी इक्विटी स्कीम लॉन्च करनी है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप लॉन्च कर रहे हैं, उसको सेबी से अप्रूवल लेना होगा। सेबी अप्रूव करेगा तभी वो लॉन्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए बढ़िया हो जाता है कि सेबी बहुत सोच समझ के लोगों को, मतलब कंपनीज को अप्रूवल देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी अप्रूवल दे दे। उसी तरह आईपीओ में भी सेबी चाहे तो वो आईपीओ को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब इसमें बहुत ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं समझाऊंगा स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। देखिए हम लोग ना यहां पर समझ रहे हैं रेगुलेटरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, यानी अभी चैप्टर का नाम क्या था, मैं दोबारा से बताता हूं, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी हम जितनी भी बात करेंगे वो लीगल और रेगुलेटरी की तरफ से करेंगे। अभी म्यूचुअल फंड जब लॉन्च होता है, या म्यूचुअल फंड जब अपनी कोई स्कीम लेकर आता है ना मार्केट में, तो एक डॉक्यूमेंट वो लेके आता है जिसको हम बोलते हैं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। आप इसको ऐसा कह सकते हो, ये उस स्कीम का वो डॉक्यूमेंट है जिसमें म्यूचुअल फंड की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और जिसमें स्कीम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। मतलब जो स्कीम लॉन्च हो रही है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आईपीओ आता है तो डीआरएचपी होता है ना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और फिर आता है आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसी तरह यहां पर म्यूचुअल फंड में हमारे पास होता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, या हम बोल सकते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर स्कीम, यानी स्कीम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होगी। अब क्या क्या स्कीम डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिलेगा हमें, चलिए ध्यान से समझते हैं। Scheme documents and updates. SEBI sets rule for mutual fund scheme document, ensuring they clearly state objective and provide up-to-date information regularly. सेबी ये कहता है कि जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो स्कीम के लिए वो डॉक्यूमेंट ऑफर करा गया है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली शो होना चाहिए कि अगर कोई लार्ज कैप स्कीम है तो लार्ज कैप स्कीम कहां पैसा आपका इन्वेस्ट करने वाली है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेकंड आ जाता है परफॉर्मेंस कंपैरिजन रूल, यानी यहां पर एक रूल है कंपैरिजन का, अगर आपको परफॉर्मेंस करनी है, सेबी ने कहा है उसके लिए भी एक रूल है। म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर करी जाती है टोटल रिटर्न इंडेक्स इंस्टेड ऑफ प्राइस रिटर्न इंडेक्स टू गिव अ मोर एक्यूरेट मेजर। तो टोटल रिटर्न इंडेक्स और प्राइस रिटर्न इंडेक्स में क्या फर्क है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जो प्राइस रिटर्न इंडेक्स है ना, वो ट्रैक करता है सिर्फ स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को, यानी उसके अंदर सिर्फ कैपिटल गेन्स होते हैं। बट जो टीआरआई होता है, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसके अंदर जो स्टॉक के गेन्स होते हैं, यानी कैपिटल गेन्स होते हैं, वो तो आता ही आता है। जो पैसा री इन्वेस्ट हुआ ना डिविडेंड के लिए, यानी आपको पता ही है कि ग्रोथ म्यूचुअल फंड में, देखो मैं यहां पर दो एक मिनट में क्लियर कर देता हूं। म्यूचुअल फंड में दो पार्ट होते हैं, पहला ग्रोथ, सेकंड डिविडेंड इनकम, जिसको आईसीडब्ल्यू भी बोलते हैं। मैं थोड़ा फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बट सिंपल समझो, ग्रोथ और डिविडेंड। ग्रोथ का मतलब है कि जो भी डिविडेंड म्यूचुअल फंड को आया ना, जिस जो शेयर्स उसने खरीदे हुए थे उसके बेसिस पे उसको डिविडेंड आया, वो डिविडेंड री इन्वेस्ट कर दे। और जब मैं डिविडेंड स्कीम वाला म्यूचुअल फंड लेता हूं, उसका मतलब होता है कि जो भी डिविडेंड आया म्यूचुअल फंड पास कर दे इन्वेस्टर को।
ज्यादातर केस में हम सारे लोग ग्रोथ फंड यूज करते हैं। अब म्यूचुअल फंड जो सेबी क्या कहता है कि भाई जो आपकी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना, उसमें जो आप परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर रहे हो ना, वो पीआरआई की जगह आप टीआरआई के साथ करिए। मतलब वो कहता है कि आप दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एज अ इन्वेस्टर हमें टीआरआई देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्रोथ स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और टीआरआई हमें पूरा बताता है कि इस स्टॉक में जो इनको कैपिटल गेन हुआ प्लस जो डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ उसका टोटल मिला के हमारा कितना रिटर्न आया, ये हमें बताता है टीआरआई यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब आ जाते हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बाय सेबी में। फर्स्ट पार्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन। दीज कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ की प्लेयर्स बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर, ट्रस्टी। रेगुलेशन आल्सो कवर्स वेरियस सिनेरियोज इंक्लूडिंग मर्जर ऑफ एएमसी, चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ द सेम। देखो इसको सिंपल से समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन का है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है, स्पॉन्सर कौन है, उसके ट्रस्टी कौन है, ये सारी चीजें उस पर अवेलेबल होती है। और कल को अगर एएमसी का मर्जर हुआ है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी। जो आपका स्कीम रिलेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, उसके पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन, वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अभी तक समझ आ रहा है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है और अभी तक समझ आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है ना सेबी, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम का, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, स्पॉन्सर कौन है, ट्रस्टी कौन है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर एएमसी का कोई मर्जर हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, मैनेजमेंट में कोई चेंजेस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड आ जाता है कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, यानी अगर कोई भी कन्वर्जन हुआ है, कोई भी यहां पर म्यूचुअल फंड ने कन्वर्जन करा है, स्कीम को मर्ज करा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वो कहता है भैया देनी पड़ेगी आपको। सेबी ये कहता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, सेबी रेगुलेशन इंश्योर दैट व्हेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर मर्ज्ड एंड कंसोलिडेटेड ऑल यूनिट होल्डर्स इंटरेस्ट आर सेफगार्डेड, यानी कुछ भी अगर आप स्कीम को मर्ज कर रहे हो या कंसोलिडेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके जो यूनिट होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड रहना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड वो कहता है रिडक्शन ऑफ स्कीम कंफ्यूजन। अब इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च होती थी भैया, लोग कंफ्यूज हो जाते थे, तो सेबी ने क्या कहा कि पर कैटेगरी आपके पास एक ही स्कीम होनी चाहिए, यानी अगर आप लार्ज कैप फंड हो, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी जो है उसमें एक ही स्कीम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप के भी 5 फंड लॉन्च करे हुए हैं, स्मॉल कैप के भी 5 फंड लॉन्च करे हैं। लार्ज कैप में एक कैटेगरी लॉन्च कर सकते हो, मिड कैप में एक कैटेगरी, स्मॉल कैप में एक कैटेगरी, ईएलएसएस में एक। कहने का मतलब कोई भी कैटेगरी जो सेबी इंट्रोड्यूस करता है, पर कैटेगरी आप सिर्फ एक ही फंड लॉन्च कर सकते हो, ये सेबी का कहना है। थर्ड पॉइंट, merger guidelines and disclosure, SEBI regulation outline the process for merging schemes and require proper disclosure of their performance। यानी सेबी रेगुलेशन ये भी बोलती है कि भाई अगर आप कुछ मर्जर स्कीम का कर रहे हो तो आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है उसकी परफॉर्मेंस का। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये जो स्कीम रिलेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, जो हमने यहाँ पर पढ़ा स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर स्कीम, इसमें भाई सब सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ छुपा सकते हो। स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरीज, सेबी डिफाइंड म्यूचुअल फंड कैटेगरीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड अदर फैक्टर्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द इंडस्ट्री। अभी देखिए पहले कंफ्यूजन होती थी लार्ज कैप कंपनीज कौन सी है, मिड कैप कौन सी है और स्मॉल कैप कौन सी है। अब सेबी ने बहुत ही क्लियर कर दिया, सिंपल बोला, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में फर्स्ट 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होती है लार्ज कैप कंपनीज। 101 से 250 कंपनीज वो होगी आपकी मिड कैप कंपनीज। 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो होगी सारी स्मॉल कैप कंपनीज। ये है सेबी का गाइडलाइन स्टैंडर्डाइज कैटेगरीज के लिए। थर्ड पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट्स, these regulation governs the new product categories that may be approved
from time to time. For example, in the recent past, there have been product launches under new categories such as infrastructure, debt fund या ESG. सेबी ये कहता है भैया अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब जैसे अभी सेबी ने मतलब सेबी ने यहाँ पर दो कैटेगरीज करवाई। जो नई कैटेगरीज आई ना यहाँ पर, वो कौन सी कैटेगरी थी? एक थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और एक थी ईएसडी यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ये भी एक स्कीम है, ये भी एक कैटेगरी अवेलेबल है। इसका क्या मतलब होता है? उन कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस ये तीनों चीजों को फॉलो करते हैं। यानी कहने का मतलब ये ऐसी स्कीम में आईटीसी जैसी कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वो टोबैको बनाती है, ठीक है? तो समझ लो लिकर जैसी कंपनीज में पैसा नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वो लिकर बेच रहे हैं। तो ईएसजी जो कैटेगरी है वो एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस को देख के कैटेगरी बनाई गई है और काफी लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने पढ़ा यहाँ पर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आता है उसमें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। यानी वो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिए रिस्क मैनेज कैसे करा जाएगा उसके बारे में सेबी ने यहाँ पर कुछ बताया है। सेबी मैंडेट करता है एक्सपोजर लिमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड स्कीम टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन। यानी सेबी बोलता है कि भैया आपको इतना ही पैसा लगाना है, पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर कैटेगरी में इतना ही पैसा लगाना है जिससे डाइवर्सिफिकेशन हो। ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड आया और उसने आपका उसका था, मान लो चाहे फंड स्मॉल कैप ही है, बट सेबी क्या बोलता है? स्मॉल कैप फंड है, आप चाहो तो स्मॉल कैप के साथ मिड कैप भी ले सकते हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा लार्ज कैप भी ले सकते हो। और एक लिमिट दी हुई है। अगर लार्ज कैप फंड है तो उसमें एक लिमिट होगी कि इतने परसेंट तो लार्ज कैप लेना ही पड़ेगा, और अगर स्मॉल कैप फंड है तो इतने परसेंट तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। तो सेबी ने लिमिट्स बांधी हुई है। इससे क्या चीज हो जाती है? क्या होता था, जैसे लार्ज कैप फंड तो लार्ज कैप है बट लार्ज कैप की कोई लिमिट अलाउड नहीं थी, तो क्या करा फंड मैनेजर ने? 10% इन्वेस्ट करा लार्ज कैप में, बाकी 90% मिड और स्मॉल में कर दिया। तो फिर उसका मतलब आप उस फंड को लार्ज कैप फंड थोड़ा बोलोगे। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होगे। तो सेबी मैंडेट करता है एक्सपोजर लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी कौन सी स्कीम कितने परसेंट इन्वेस्ट करेगी, कहां इन्वेस्ट करेगी, ये सेबी मैंडेट करता है। उससे क्या बेनिफिट होता है? डाइवर्सिफिकेशन का। कीप स्कीम्स अलाइंड विद देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ट्रू टू लेवल। यानी सेबी ये बोलता है भाइयों, आपने जो काम के लिए स्कीम को लॉन्च करा है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने स्कीम को लॉन्च करा है, उस ऑब्जेक्टिव पर ही रहिए। अगर स्कीम का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना तो उस पर फोकस करिए। अगर स्कीम का ऑब्जेक्टिव है इनकम प्रोवाइड करना, यानी रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना, तो उसी तरह से इन्वेस्ट करिए जिससे इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम मिल पाए। सॉरी। फिर सेबी अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इन डेट म्यूचुअल फंड स्कीम इन केस ऑफ अ क्रेडिट इवेंट, एग्जांपल बॉन्ड इशूअर डिफॉल्टिंग। सेबी ये कहता है कि अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपने करी है और आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट करी वहां से डिफॉल्ट होने वाला है या डिफॉल्ट होने के चांसेस है, तो आप उस वाली इन्वेस्टमेंट का एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना दीजिए और अपने इन्वेस्टर को बता दीजिए। ये भी एक बताना होता है, सेबी का एक रूल है। और इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। 2020 में एक म्यूचुअल फंड में काफी सारे डिफॉल्ट्स हुए थे, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में मेरे भी क्लाइंट का पैसा था, बट मैंने अपने क्लाइंट का पैसा जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट निकाल दी थी। उसका रीजन है कि मैंने ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के बारे में फैक्ट शीट में पढ़ लिया था, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि यहाँ पर पैसा रखना सही नहीं रहेगा, तो मैंने वहां से अपने क्लाइंट का पैसा विड्रॉ कर दिया था। और एक महीने बाद ही, मेरे विड्रॉल के एक महीने बाद ही क्लाइंट कह रहा हूं सॉरी, मेरे एक महीने बाद ही, मतलब मेरे विड्रॉल के एक महीने बाद ही वो स्कीम में 6 स्कीम्स रोक दी गई थी विड्रॉल करने के लिए। तो उस स्कीम में काफी सारे डिफॉल्ट हुए थे। तो कहने का मतलब है सेबी ने बोल दिया कि भैया अगर आपका कोई डिफॉल्ट हो गया, अपने इन्वेस्टर्स को बताओ, एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना दो, अगर डिफॉल्ट हो गया या होने वाला है तो बता दो। दिस हेल्प्स इन आइसोलेटिंग द ट्रबल्ड एसेट एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। यानी ये सारे रिस्क मैनेज अगर करते हैं, म्यूचुअल फंड फॉलो करता है, तो जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो यहां पर प्रोटेक्ट रहता है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, और वो है डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स। सेबी हैज सेट गाइडलाइन टू एंश्योर दैट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर। यार सेबी सिंपल बोलता है, भैया आप म्यूचुअल फंड तो बेच रहे हो ना, आप इंफॉर्मेशन क्लियर दो, एक्यूरेट दो, छुपाओ मत, कुछ गलत इंफॉर्मेशन मत दो। क्योंकि आज आप गलत दोगे तो नुकसान किसका होगा? इन्वेस्टर का। और इन्वेस्टर का नुकसान हुआ तो इन्वेस्टर आप पे बिलीव नहीं करेगा और आगे कभी भी पैसा नहीं लगाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए सेबी यहां पर बोलता है म्यूचुअल फंड को,
भैया सारी चीजें एक्यूरेट बताइए और क्लियर बताइए। These guidelines specify how information should be shared, ensuring that investor receive the necessary detail on time to make informed investment decision। यानी अगर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना तो इसको टाइम से अपडेट कर दीजिए फैक्टशीट में, सो दैट कि इन्वेस्टर को पता चल जाए। या अगर कोई भी इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड की है तो म्यूचुअल फंड को शेयर करनी चाहिए। सेबी ये बोलता है कि म्यूचुअल फंड को शेयर कर देनी चाहिए टाइम से, जिससे जो इन्वेस्टर है वो अपना एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले ले। 6 पॉइंट आ जाता है, वो आता है गवर्नेंस नॉर्म। These rules cover a wide range of areas related how mutual fund should be run. They include guidelines for overall governance like forming audit and valuation committees and role of independent directors and trustees. सेबी ये बोलता है कि कैसे म्यूचुअल फंड रन करा जाएगा, इसके लिए भी सेबी ने यहां पर रूल बनाया है। वो इंक्लूड करता है गाइडलाइंस फॉर ओवरऑल गवर्नेंस, जिसमें आ जाता है ऑडिट होना चाहिए, वैल्यूएशन कमेटी होनी चाहिए, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी हर म्यूचुअल फंड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, ट्रस्टीज होने चाहिए। एट द स्कीम लेवल, अब बात करते हैं स्कीम लेवल की, देयर आर रूल्स अबाउट हैविंग अ मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंपेयरिंग द स्कीम परफॉर्मेंस टू बेंचमार्क। यानी स्कीम साइड में सेबी बोलता है, गवर्नेंस नॉर्म्स में स्कीम साइड में सेबी बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर का यहां पर एक वो होना चाहिए, हर स्कीम के लिए कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर आपको चाहिए, वो आपके पास एक रूल होना चाहिए। आपका जो रिटर्न आ रहा है स्कीम का, उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करो बेंचमार्क के साथ। अब बेंचमार्क क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट करा है फ्लेक्सी कैप फंड में। फ्लेक्सी कैप फंड कहां पर इन्वेस्ट करता है, लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरीज में। उसका एक बेंचमार्क है, मान लो निफ्टी 100, ठीक है, या निफ्टी 500 उसका बेंचमार्क है। तो मेरा फ्लेक्सी कैप फंड निफ्टी 500 को बीट करना चाहिए। दैट मींस कि अगर निफ्टी 500 ने लास्ट 5 इयर्स में 12% का कैगर दिया, तो मेरे फ्लेक्सी कैप फंड ने कम से कम 13%, 14%, 15%, 13, 14, 15% देना चाहिए, यानी अल्फा जनरेट करना चाहिए, बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर आपकी स्कीम बेंचमार्क को बीट करती है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपने सही स्कीम सेलेक्ट करी हुई है। उसके बाद स्कीम लेवल पे वो ये भी बोलता है सेबी की कंडक्ट करो सिस्टम ऑडिट, इंश्योर करो म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहे हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। यानी सारी चीजें म्यूचुअल फंड जो फंड हाउस है वो अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। अब 7 पॉइंट पे बात करते हैं, वो है सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज। These provisions pertain to the secondary market activities by the mutual fund in all the market, equity, debt, government securities and derivative। यानी म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट करता है, अलग अलग जगह डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करता है। तो सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज भी सारी चीजें जो हो रही है वो भी यहां पर आप मेंशन करो। फिर आ जाता है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी डिस्क्लोजर, यानी आपकी जो भी एनएवी है वो राउंडिंग ऑफ एनएवी का टाइम आपको, मतलब राउंडिंग ऑफ करके आपको एनएवी अपडेट करनी है। कट ऑफ टाइम जो भी वेरियस कमर्शियल ट्रांजैक्शन का है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को। टाइम स्टैंपिंग क्या है, यानी किस टाइम स्टैंप हो रहा है ये बताना पड़ेगा। Uniformity in calculation of sale and purchase price are the areas covered through regulatory provision under this head। यानी कहने का ये मतलब है एनएवी वाला जो हेड है उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्कीम रिलेटेड, देखिए इसको आप ऐसे समझो, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज ना हो तो मैं दोबारा बताता हूं। जो स्कीम रिलेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ये सारी कैटेगरीज आ रही है। सबसे पहली कैटेगरी हमने पढ़ी रजिस्ट्रेशन, फिर हमने पढ़ा कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, न्यू प्रोडक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स, गवर्नेंस नॉर्म्स। उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। फिर आता है एनएवी, जिसके अंदर एनएवी का डिस्क्लोजर, राउंडिंग ऑफ एनएवी, कट ऑफ टाइम, वेरियस कमर्शियल ट्रांजैक्शन का जो कट ऑफ टाइम होता है उसका अपडेट दो, टाइम स्टैंपिंग का अपडेट दो, ये सारी चीजें एनएवी के अंदर आती है। फिर 9th आ जाता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में, ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यूएशन। वो कहता है वैल्यूएशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इन विच म्यूचुअल फंड स्कीम हैज इन्वेस्टेड, यानी म्यूचुअल फंड ने जहां पर, जो स्कीम ने कहां पर पैसा इन्वेस्ट करा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देनी होती है। फिर आता है लोड्स, फीस एंड एक्सपेंसेस, यानी क्या एग्जिट लोड लगेगा अगर मैं 1 साल से पहले एग्जिट कर जाता हूं, मेरे को फीस कितनी देनी है उस स्कीम के लिए, मेरे को एक्सपेंसेस कितना देना है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या कमीशन है, ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, ये आती है 10th पॉइंट में, लोड्स, फीस एंड एक्सपेंसेस में। फिर आ जाता है 11th पॉइंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर।
अगर तो ग्रोथ फंड है तो आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा, अगर ग्रोथ फंड नहीं है और डिविडेंड वाला फंड है तो आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। द रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इंक्लूडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आर क्लियरली डिफाइंड इन रेगुलेशन, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। यानी कहने का यह मतलब है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर के अंदर आपको डिविडेंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपने डिविडेंड बेस वाली स्कीम में पैसा लगाया तो आपको डिविडेंड कैसे मिलेगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। 12 पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम। There are rules and guidelines that set limits on where and how mutual fund scheme can invest, ensuring they follow certain restrictions to protect investor। यानी म्यूचुअल फंड स्कीम कहां इन्वेस्ट करेगी, कैसे इन्वेस्ट करेगी, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम्स के अंदर आ जाती है। फिर 13 पॉइंट आता है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स, यानी आप एडवर्टाइज कैसे करोगे, उसके लिए भी रूल्स है। वो कैसे रूल्स हैं, चलिए पढ़ते हैं। These rules regulate what mutual fund advertisement can include, यानी म्यूचुअल फंड जो एडवर्टाइज कर रहा है उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए। हाउ ऑफन दे मस्ट बी पब्लिश, यानी वो कितने टाइम में पब्लिश हो सकते हैं। एंश्योर करता है दे इंक्लूड नेसेसरी डिस्क्लेमर एंड रिस्क वार्निंग, यानी जो म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर है ना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये वाला डिस्क्लेमर, साथ में रिस्क वार्निंग, यानी इस स्कीम में कितना रिस्क है, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है, वो सारी चीजें शेयर करनी होगी। फिर आता है 14th पॉइंट, और ये है इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी इन्वेस्टर के क्या राइट है, ये इसके बारे में भी पढ़ना होता है, हमें इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दिस रूल प्रोटेक्ट इन्वेस्टर राइट, यानी ये जो रूल है इन्वेस्टर्स के राइट के लिए बनाया गया है। कवरिंग थिंग्स लाइक स्पेंडिंग अकाउंट और सेंडिंग अकाउंट स्टेटमेंट, यानी बेसिकली वो बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले या सेबी ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर ये वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने म्यूचुअल फंड की अकाउंट स्टेटमेंट लीजिए और म्यूचुअल फंड कंपनी आपको अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने भेजेगी मेल पर। रिडम्पशन पे आउट टाइम पर होना चाहिए, अगर कोई भी डिले हुआ पेनल्टी लगेगी। प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एक्सेस टू फंड्स इन लिक्विड फंड, यानी अगर आपको लिक्विड फंड से पैसा निकालना है तो इमीडिएटली वहां से विड्रॉल हो जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए राइट्स है एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, ये हमारे राइट्स है कि हमें अकाउंट स्टेटमेंट मिलनी चाहिए, रिडम्पशन का पे आउट टाइम से होना चाहिए, पेनल्टी लगे अगर कोई डिले होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिट है। फिर आता है 15 पॉइंट, और वो है सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है अगर मैं उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं तो डिस्ट्रीब्यूटर सीपीई सर्टिफाइड होना चाहिए। सीपीई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन। चलो मैं इसको 2 मिनट में समझा देता हूं, पानी पी लो मैं जरा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और मैं जो आपके सामने बैठा हूं मैं खुद एक म्यूचुअल फंड हूं, तो मैं आपको समझा देता हूं। जब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना था तो मेरे को ये जो एग्जाम मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसको मेरे को क्लियर करना था, और मैंने क्लियर करा 2018 में, और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एग्जाम क्लियर करके आया। फिर मैं एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसके साथ मैंने रजिस्ट्रेशन करी, मेरा एआरएन नंबर आ गया और मैं म्यूचुअल फंड सेल कर सकता हूं। 40-50 एएमसी जितनी भी है सभी एएमसी के मैं म्यूचुअल फंड सेल कर सकता हूं। बट मेरा जो सर्टिफिकेट है जब मैंने एग्जाम दिया था 2018 में, वो 3 साल के लिए वैलिड था। जैसे ही 3 साल खत्म हुए 2021 यानी 2021 में मेरे को एक दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन। और वो 2021 में मैंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने वहीं पे एग्जाम दिया। 50 मार्क्स का क्वेश्चन का एग्जाम होता है, आई थिंक मतलब इसी के आसपास क्वेश्चन होते हैं, वो क्लियर करा। फिर मेरा जो सर्टिफिकेट था वो रिन्यू हो पाया। फिर लास्ट ईयर 2024 में मेरे सर्टिफिकेट को 3 साल हो गए, अगेन मैंने उसको कंटिन्यू करना था, कंटिन्यू करने के लिए फिर 3 साल के लिए रिन्यू करना था, तो मैंने दोबारा से कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन यानी सीपीई की क्लास ली, पूरे दिन की क्लास ली, और फिर मैंने फीस जमा कराई, फिर मैंने क्लास ली, एग्जाम क्लियर करा, और मेरा जो सर्टिफिकेट है वो अब 2027 तक के लिए रिन्यू हो चुका है। तो कहने का यह मतलब है कि इंटरमीडियरी जो है, जैसे मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मेरा सर्टिफिकेट भी रिन्यूड होना चाहिए, अदरवाइज मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। 16 पॉइंट आ जाता है ट्रांजैक्शन इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। These provisions cover the transaction through stock exchange and other similar platform. The kind of document that
एएमसी आरडीए नीड टू प्रिजर्व केवाईसी नॉर्म्स एक्सेट्रा। यानी म्यूचुअल फंड में आप ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस के भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो और भी सिमिलर प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है जिनके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अब बात करते हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बाय सेबी की, और इसके अंदर आ जाता है, आई थिंक ये मेरे को कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, अगर आपको पढ़ना होगा आप पढ़ लेना, बट स्टिल मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं। कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड फंड मस्ट रजिस्टर विद सेबी, डिटेल डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस, investment allowed primarily in corporate bond and debenture restrictions are in place to avoid concentration risk and ensure portfolio quality। यानी सेबी यहां पर एक कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड बना चुका है जहां पर इन्वेस्टमेंट अलाउड है प्राइमरली इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बट वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिससे कंसंट्रेशन रिस्क और पोर्टफोलियो क्वालिटी वाला होना चाहिए, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस करी हुई है। डिफाइंड क्राइटेरिया है फॉर एलिजिबल इन्वेस्टर, स्ट्रॉन्ग मेजर टू सेफगार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट ड्यूरिंग मार्केट वोलेटिलिटी। यानी यहां पर एलिजिबिलिटी इन्वेस्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेबी ने मेंशन करा हुआ है। उसके बाद रूल्स फॉर फंड मैनेजमेंट, यानी फंड मैनेजमेंट के लिए भी रूल्स है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी टू बिल्ड ट्रस्ट एंड सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट। तो कहने का ये मतलब है कि सेबी ने हर एक चीज के लिए रेगुलेटरी बनाई हुई है, रिफॉर्म्स बनाए हुए हैं। फिर आ जाता है 16th बी जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म। दिस रेगुलेशन कवर्स एप्लीकेबल द एंड स्कोप ऑफ ईओपीज कैटेगरीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑनबोर्डिंग एंड इंटीग्रेशन राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईओपीज, यानी एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, यानी ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रांजैक्शंस होती है। अब वो कितनी फीस लेंगे, क्या ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट है, ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या है, हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्लोजर, ये सारी चीजों के लिए भी जो रिफॉर्म्स रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनाए गए हैं वो इसके अंडर आते हैं। तो कहने का मतलब है जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रिफॉर्म्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम। यानी इन्वेस्टमेंट की क्या रिस्ट्रिक्शन है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या नॉर्म है। अच्छा, ये क्यों बनाया गया है? अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, एक ही जगह पैसा लगा और कल को वो कंपनी लॉस में आ जाती है, डूब जाती है, तो आपका पैसा भी डूबता है। इसलिए पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के नॉर्म्स बनाए हुए हैं। द म्यूचुअल फंड विल बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन अ डिलीवरी बेसिस, यानी म्यूचुअल फंड इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करेगा, वो जो भी शेयर खरीदेगा वो डिलीवरी लेके जाएगा उसकी, एंड होल्ड देम इन द स्कीम। यानी म्यूचुअल फंड, एक और बात है कि म्यूचुअल फंड अगर खरीद रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदता है, मिनिमम कुछ टाइम के लिए तो वो होल्ड रखता ही रखता है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपके पैसों से ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है जी, तो मेरा पॉइंट क्या था कि म्यूचुअल फंड जो आपके पैसों से शेयर्स खरीदेगा वो डिलीवरी के लिए खरीदेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह वो नहीं करेगा। नो लोन्स विल बी एडवांस्ड बाय द म्यूचुअल फंड, यानी कोई लोन्स उसके ऊपर नहीं ले सकता वो। स्कीम विल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड प्राइवेट सिक्योरिटीज ऑफ द स्पॉन्सर एसोसिएट ग्रुप, यानी जो स्पॉन्सर है उस म्यूचुअल फंड का, उससे रिलेटेड अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है या कोई प्राइवेट सिक्योरिटी है उस पे स्कीम इन्वेस्ट नहीं करेगी, यानी म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। Investment in listed groups company securities capped at 25% of the net asset as per SEBI norm। यानी जो इन्वेस्टमेंट लिस्टेड है ना, जो मतलब अगर लिस्टेड कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहता है और वो उसी ग्रुप की कंपनी है तो उसमें भी वो 25% तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो 100% उसमें इन्वेस्ट कर दे, उसका भी एक कैप्ड करा हुआ है यहाँ पे। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन अदर म्यूचुअल फंड स्कीम ओन और अदर इज लिमिटेड टू 5% ऑफ नेट एसेट विद नो फीस चार्ज एक्सेप्ट फंड ऑफ फंड। तो कहने का मतलब है फंड ऑफ फंड भी होता है, उसमें भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक लिमिट है 5% ऑफ नेट एसेट। ठीक है, बट नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। इन्वेस्टमेंट इन अदर म्यूचुअल फंड स्कीम ओन और अदर इज लिमिटेड टू 5% ऑफ नेट एसेट। यानी मैं एक म्यूचुअल फंड हूं, मैं किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो किसी और म्यूचुअल फंड का हो या मेरे ही म्यूचुअल फंड का हो, उसमें मैं 5% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकता एक्सेप्ट फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड में कोई लिमिट नहीं होती। जैसे फंड ऑफ फंड कैसे हो गया, अभी मेरे म्यूचुअल फंड जो है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स एज्यूम कर लो फाइनेंशियल अड्डा गोल्ड फंड या फाइनेंशियल अड्डा गोल्ड ईटीएफ। तो फाइनेंशियल अड्डा गोल्ड ईटीएफ क्या है, उसके अंदर ईटीएफ खरीदे होंगे उसने बेसिकली, नहीं सॉरी, दोबारा से मैं बोलता हूं, यहां गलत मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं।
ईटीएफ एक लॉन्च हुआ, यूनियन गोल्ड ईटीएफ। अब यूनियन गोल्ड ईटीएफ क्या है कि आप यूनियन म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे और आपका पैसा आगे गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। गोल्ड जो फिजिकली होल्ड करेगा वो यूनियन म्यूचुअल फंड करेगा। उसका नाम क्या है? यूनियन गोल्ड ईटीएफ। और ईटीएफ है तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। बट ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, बट वो लोग जिनके पास डीमैट नहीं है उसके लिए यूनियन ने एक और फंड लॉन्च करा जिसका नाम दिया यूनियन गोल्ड फंड ऑफ फंड। यानी यूनियन गोल्ड फंड ऑफ फंड में जिसने पैसा दिया उनके पैसों से यूनियन गोल्ड ईटीएफ ही खरीदा जाएगा। तो जब फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके लिए कोई कैपिंग नहीं है। बट अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम किसी और म्यूचुअल फंड में या किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5% की कैपिंग है। फंड ऑफ फंड में कोई कैपिंग नहीं है। Across all schemes, the mutual fund cannot hold more than 10% of company's voting share capital। यानी जितनी भी स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड जो है वो 10% से ज्यादा कंपनी की वोटिंग राइट नहीं खरीद सकता। तो एक लिमिट बांधी हुई है यहां पर। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन जो डेट सिक्योरिटीज में, हमने ये यहां पर जो रिस्ट्रिक्शन समझी वो म्यूचुअल फंड में समझी थी। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस है डेट सिक्योरिटीज की और उसके बाद इक्विटी समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, a mutual fund scheme can invest up to 10% of NAV in investment grade debt instrument from a single issuer। यानी एक अगर सिंगल इशुअर है तो उसमें 10% ऑफ NAV ही इन्वेस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया वो 20 25 50 ही उसको पैसा दे दिया। कहने का मतलब 100 करोड़ आया और मान लो रिलायंस का डेट फंड है या डेट इंस्ट्रूमेंट है तो क्या करा, सारा पैसा रिलायंस को दे दिया। ऐसा नहीं है, 10% कैपिंग है। आपके पास 100 रुपए आया, आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। वो 12% तक जा सकते हैं, यानी 100 रुपए से 12 रुपए इन्वेस्ट हो सकते हैं। बट उसके लिए भी यहाँ पर ट्रस्टीज और एएमसी का अप्रूवल लेना पड़ता है। नो लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। वहां पर आपके पास जितना पैसा पड़ा आप सारा ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, ट्राई पार्टी रेपोस, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज एंड सेबी स्पेसिफाइड डेट ईटीएफ। तो ये सारे जो डेट फंड्स हैं जो सेबी स्पेसिफाइड है, इन सब में कोई लिमिट नहीं है, यहां पर जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करो। अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली नॉट अलाउड। यानी जो डेट इंस्ट्रूमेंट अनलिस्टेड है वहां पर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। या अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूं। एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये नहीं है, इतना फायदेमंद नहीं है। बट क्योंकि एग्जाम में आना है तो हमें बात करनी है। बट यहां पर मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू पे कि म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगा सकता, उसको सेबी की तरफ से अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो लगा सकता है, बट अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में वो नहीं लगा सकता। अनलिस्टेड एनसीडीज अप टू 10% ऑफ डेट पोर्टफोलियो, यानी अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है उसमें 10% ऑफ डेट पोर्टफोलियो लग सकता है एज पर सेबी रूल। और म्यूचुअल फंड कैन पार्क अप टू 15% इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक अप टू 20% विद ट्रस्टी अप्रूवल। यानी म्यूचुअल फंड जो है अपना पैसा 15% तक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ रख सकता है। बट वो 20% तक भी रख सकता है अगर ट्रस्टी का अप्रूवल मिल जाता है। अब ऐसे जितने भी मैनेजमेंट ऐसे जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसमें कोई मैनेजमेंट फीस नहीं है, ये भी आप समझ लो। जो ये मैंने आपको बताया ना 15% शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यहां पर कोई मैनेजमेंट की फीस नहीं है। लिखा है ना, नो मैनेजमेंट फीस ऑन सच डिपॉजिट। नो म्यूचुअल फंड बैंक क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स अलाउड इन द स्कीम। यानी म्यूचुअल फंड बैंक क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं है। At least 10% of asset must be in liquid instrument, cash, government securities, T-bills या repos to ensure redemption liquidity। और वो डेट सिक्योरिटीज में ये कह रहा है, डेट म्यूचुअल फंड को सेबी ये कह रहा है कि आपका 10% पैसा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। चाहे वो कैश रखो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो, चाहे टी बिल्स में रखो या रेपोज में रखो, बट 10% आपका लिक्विड रहना चाहिए जिससे अगर आपको रिडम्पशन आ जाए तो आप पैसा दे पाओ। लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स आर एग्जेम्प्ट एज दे ऑलरेडी कंप्लाई। जो लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड्स होते हैं वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड टाइप के ही होते हैं, वहां पर पैसा जल्दी वापस आ जाता है। अब बात करते हैं, यह हमने समझा रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर, डेट स्कीम के ऊपर। अब हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन इक्विटी के ऊपर। किसकी तरफ से ये सारी रिस्ट्रिक्शन है? सेबी की तरफ से। All investment by a mutual fund scheme in equity shares and equity related instrument shall only be made provided such securities are listed or to be listed। कहने का ये मतलब है कि भैया वो शेयर लिक्विड लिस्टेड होना चाहिए, अनलिस्टेड में पैसा नहीं डलेगा। अनलिस्टेड में म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं है। तो आपका आईपीओ आ जाए, आईपीओ के टाइम पैसा डाल दिया जाए,
या लिस्टेड जो है उसी में पैसा डलेगा। ठीक है जी, समझे मेरी बात। अब बात करते हैं, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ईएलएसएस नोटिफिकेशन रिक्वायर एटलीस्ट 80%। कहने का ये मतलब है कि जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है और आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसका 80%, 80% शेयर्स में ही इन्वेस्ट होता है, 20% कहीं पे भी हो सकता है, और इसमें 3 साल का लॉक इन होता है और आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है जी। The scheme shall not invest more than 10% of its NAV in equity shares and equity related instruments of a company. The limit is not applicable for investment in index sector industry specific scheme. कहने का मतलब है एक स्कीम 10% एक कंपनी में नहीं लगा सकती, मतलब सॉरी 10% तक ही कंपनी में लगा सकती है। तो कहने का मतलब है कि मेरी एक स्कीम है, मान लो फाइनेंशियल डाटा लार्ज कैप फंड, तो मैंने लार्ज कैप फंड में एक शेयर खरीदा रिलायंस इंडस्ट्री, तो मैं अपने टोटल एनएवी का 10% ही रिलायंस इंडस्ट्री में लगाऊंगा। ये नहीं कि मैंने अपने जितने पैसे मेरे पास आए मैंने सारा खरीद लिया रिलायंस, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमने ये तो समझा रिस्ट्रिक्शन डेट सिक्योरिटीज में, इक्विटी में। अब इक्विटी में थोड़ी और रिस्ट्रिक्शंस है, उनको भी समझ लेते हैं, सेबी के द्वारा लगाई गई है और इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप इनको पढ़ो नहीं और एग्जाम में जाओगे तो फेल होगे, तो वो काम बिल्कुल मत करना, सारी चीजें ध्यान से समझो। सेबी ने और रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है इक्विटी के लिए। ऑल इन्वेस्टमेंट बाय अ म्यूचुअल फंड इन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शैल ओनली बी मेड प्रोवाइडेड सच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। ओ सॉरी, ये सेम हो गया, सॉरी, वेरी सॉरी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, सॉरी, मैं नीचे वाला पार्ट पढ़ा देता हूं। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट इन रीट्स एंड इन वीट्स। अब देखिए म्यूचुअल फंड में मैंने आपसे लास्ट फ्यू चैप्टर्स में, लास्ट तीनों चैप्टर में बात करी रीट्स की, इन वीट्स की। रीट्स होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन वीट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है जी। अब रीट्स और इन वीट्स में भी अगर पैसा लगाना है ना तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। म्यूचुअल फंड अक्रॉस ऑल स्कीम कैन नॉट होल्ड मोर देन 10% ऑफ यूनिट्स इशूड बाय अ सिंगल रीट। कहने का मतलब है चाहे सिंगल रीट है या सिंगल इनवीट है, ठीक है, वहां पर 10% से ज्यादा यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। दोबारा पढ़ लो। अब म्यूचुअल फंड अक्रॉस ऑल स्कीम, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सारी स्कीम्स मिला लो, कैन नॉट होल्ड मोर देन 10% ऑफ यूनिट इशूड बाय सिंगल रीट आर इनवीट। तो अब इनवीट आ रहा है या रीट आ रहा है, दोनों में म्यूचुअल फंड पैसा तो इन्वेस्ट कर देगा, बट सारी स्कीम का अगर टोटल मिलाए तो वो 10% से ऊपर पैसा नहीं लगा सकता। ठीक है जी। अ सिंगल स्कीम कैन नॉट इन्वेस्ट, मतलब एक जो सिंगल स्कीम है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। आपको कहने का मतलब है 2-3 स्कीमों में पैसा डालना पड़ेगा। ओवर 10% ऑफ इट्स एनएवी इन रीट्स एंड इनवीट्स ओवरऑल, मतलब टोटल 10% और 5% ऑफ इट्स एनएवी इन रीट्स एंड इनवीट फ्रॉम अ सिंगल इशूअर। तो कहने का मतलब है या तो टोटल आप 10% एक ही जगह डाल दो, या आप सिंगल इशूअर से 5% रीट में डाल सकते हो, 5% इनवीट में डाल सकते हो। ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, किसके ऊपर, रीट्स और इनवीट्स के ऊपर। दीज लिमिट डोंट अप्लाई टू इंडेक्स और सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम, यानी ये जो रूल्स है ये इंडेक्स फंड या सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम के लिए अलाउड नहीं है, बाकी सारी स्कीम्स के लिए अलाउड है। एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन फॉर म्यूचुअल फंड, बहुत ध्यान से समझना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। म्यूचुअल फंड के लिए भी भाई साहब एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर गाइडलाइंस नहीं होगी तो वो कुछ भी यहाँ पर एडवर्टाइज कर सकता है। कहने का मतलब आप किसी स्कीम में मान लो 25% का रिटर्न आया, ठीक है जी, अब क्योंकि रिटर्न दिखाना अलाउड नहीं है फ्रंट पेज में कोई एडवर्टीजमेंट में, तो म्यूचुअल फंड आपको नहीं बोल सकता कि हमने यहाँ पर 25% रिटर्न बना दिया, आप चेकआउट करिए, इस स्कीम में पैसा डालिए, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो आपने रिटर्न बना लिया जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वही सेम रिटर्न आए। तो यहां पर क्या रूल्स है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल, परफॉर्मेंस एडवर्टीजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम शैल बी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कैगर फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन। यानी जो परफॉर्मेंस की एडवर्टाइजमेंट आएगी ना उसमें कैगर होना चाहिए, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न लास्ट 1 ईयर में कितना था, पास्ट 3 ईयर्स में कितना है, पास्ट 5 ईयर्स में कितना है, और जब से फंड लॉन्च हुआ है सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न आया है, वहां पे ये मेंशन होगा। Point to point returns on a standard investment of rupees 10,000 shall also be shown in addition to CAGR for the scheme to provide ease of understanding to retail investor। और रिटेल इन्वेस्टर को इजीली समझ आ जाए
तो वहां पर 10,000 के अमाउंट से वो लोग दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट कि भैया 10,000 आपने इन्वेस्ट करे थे तो आज उसकी ये वैल्यू है, 2 साल में ये वैल्यू हो गई, 5 साल में ये वैल्यू हो गई, सिंस इंसेप्शन उसकी ये वैल्यू है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को समझ आ जाए इजीली। It should be clearly mentioned whether the disclosed performance is of regular or direct plan of the mutual fund. A footnote should clearly mention that different plans have different expense structure. कहने का ये मतलब है क्लियरली मेंशन होना चाहिए जो भी परफॉर्मेंस वो डिस्क्लोज कर रहे हैं ना म्यूचुअल फंड। सेबी कहता है वो डिस्क्लोज जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो वो रेगुलर है या डायरेक्ट है ये मेंशन करो, और नीचे मेंशन करो कि जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं ना रेगुलर और डायरेक्ट उनमें अलग एक्सपेंस स्ट्रक्चर होता है। If the same fund manager has not managed the scheme for the full period for which information is published in the advertisement, the same should be disclosed in the footnote. कहने का ही मतलब है अगर कोई फंड मैनेजर पहले लॉन्च कर रहा था, बाद में एक और फंड मैनेजर आ गया, बट वहां पर वो उसने तो लेट ज्वाइन करा, तो एडवर्टीजमेंट अगर आप डाल रहे हो तो वहां पर ये बताओ कि ये वाले फंड मैनेजर ने ये स्कीम जो है अभी मैनेज करना स्टार्ट करी है। दोबारा से पढ़ देता हूं। If the same fund manager has not managed the scheme for the full period, यानी जो फंड मैनेजर है उसने स्कीम जो मैनेज करी बट फुल पीरियड के लिए मैनेज नहीं करी, तो वो कब से मैनेज कर रहा है ये भी डिस्क्लोज करना होता है, सेबी ये कहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। If the scheme is less than 6 month old, its past performance will not be shown. यानी अगर स्कीम को सिर्फ 6 महीने हुए हैं तो उसको पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। If the scheme is between 6 months and 1 year, यानी 6 से 1 साल हो चुका है, will be shown on the last month and before the add date. दोबारा से पढ़ लो। If the scheme is between 6 to 1 year old, यानी अभी स्कीम को आए हुए 6 से 1 साल हुआ है, इट्स 6 month रिटर्न एज एनुअलाइज्ड ग्रोथ, जो उसके 6 महीने के रिटर्न है एनुअलाइज्ड ग्रोथ पे अगर हम निकालते हैं, विल बी शोन बेस्ड ऑन द लास्ट मंथ एंड बिफोर द एड डेट, यानी एड आने से पहले उसके लास्ट मंथ तक वेट करो और फिर शो करो। ये यहां पर सेबी बोलता है। तो ये उनके लिए बोल रहा है जिन स्कीम को 6 से 9 महीने अभी हुए हैं। For money market or liquid scheme meant for short-term investment, performance can be shown using simple annualized return if the data is available for at least 7, 15 and 30 days. यानी मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स में क्या होता है, लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं 10 दिन 15 दिन, तो 7 डेज 15 डेज 30 डेज का भी डेटा एनुअलाइज रिटर्न निकाल के वहां पर शो करो कि 7 दिनों में कितने परसेंट रिटर्न आया, 15 दिन में कितने परसेंट आया, एनुअलाइज के बेसिस पे डिवाइड करो और मेंशन करो। द फिगर शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक और मिसलीड इन्वेस्टर, और ये फिगर ऐसा ना हो कि आप कुछ भी अनरियलिस्टिक बना के लोगों को मिसलीड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हर एक म्यूचुअल फंड के लिए, हर एक स्कीम के लिए बेंचमार्क बनाया गया है। सेबी कहता है कि भैया आप जो स्कीम है, फॉर एग्जांपल इक्विटी स्कीम, सेबी कहता है इसके लिए बेंचमार्क होना चाहिए सेंसेक्स या निफ्टी। जितनी भी डेट स्कीम है जिनका ड्यूरेशन है अप टू 1 ईयर या आर्बिट्राज फंड है, उसका बेंचमार्क है 1 ईयर टी बिल्स। ठीक है जी। जितनी भी स्कीम्स आर नॉट कवर्ड इन पॉइंट 2, ठीक है जी, ऑल डेट स्कीम, यानी बाकी जितनी भी डेट स्कीम है जो फर्स्ट वाले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में नहीं आती, उनके लिए जो यहाँ पर बेंचमार्क है वो है 10 इयर्स डेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। अब ये बेंचमार्क क्यों होता है, मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था। बेंचमार्क से ही मुझे पता चलेगा कि मैंने जिस स्कीम में पैसा लगाया उसने कितना रिटर्न दिया और मार्केट ने कितना रिटर्न दिया। तो फॉर एग्जांपल मैंने स्कीम में लगाया लार्ज कैप फंड ने, वहां पर रिटर्न आया मान लो 15%, बट निफ्टी ने ही रिटर्न दे दिया 16%, तो मेरा फंड अंडर परफॉर्म कर गया एक तरह से। तो बेंचमार्क होना जरूरी है। इक्विटी सेविंग्स के लिए 10 इयर्स डेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बेंचमार्क है। रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड, इनके लिए भी सेंसेक्स और निफ्टी है, और भी अलग अलग फंड्स के लिए अलग अलग बेंचमार्क मार्केट में अवेलेबल है। Show performance of all schemes managed by fund manager. When a mutual fund performance is advertised, the ad must also show the performance of all other scheme managed by same fund manager. देखिए ये सारे रूल्स बनाए हुए हैं, बट ऑब्वियस सी बात है जब म्यूचुअल फंड एडवर्टाइज करता है ना, वो वहां पर रिटर्न्स की ज्यादातर एडवर्टीजमेंट नहीं होती, बट स्टिल अगर वो परफॉर्मेंस शो करना चाहेगा तो ये सारे रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। When a mutual fund performance is advertised, the ad must also show performance of all other scheme managed by the same fund manager. For example, अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी शो कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है, तो वो जो फंड मैनेजर बाकी जितनी भी स्कीम्स मैनेज कर रहा है उसका भी डेटा शो करे। दिस शुड बी शोन यूजिंग कैगर, कैगर होना चाहिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, और साथ में बेंचमार्क का कितना परफॉर्मेंस है ये भी मेंशन होना चाहिए। अगर एक फंड मैनेजर मोर देन 6 स्कीम यहां पर मैनेज कर रहा है
तो एड कैसे शो होगी? एड कैन बी शोन टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम एंड बॉटम 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम। यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है 6 स्कीम से ज्यादा मैनेज कर रहा है या 6 स्कीम मैनेज कर रहा है, तो पहले उसकी जो टॉप 3 परफॉर्मिंग स्कीम है वो एडवर्टाइज होगी और बाद में उसकी जो बाकी 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो एडवर्टाइज होगी। ये एज पर द सेबी रूल है। इट मस्ट ऑल्सो मेंशन द टोटल नंबर ऑफ स्कीम ऑफ द फंड मैनेजर हैंडल्स, यानी उनको ये भी बताना होगा कि फंड मैनेजर और कितनी स्कीम्स हैंडल करता है। द एड मस्ट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, सो इफ नीडेड एक्स्ट्रा डिटेल्स और क्लैरिफिकेशन शुड बी एडेड। ठीक है जी, ये सारी चीजें किसको मैनेज करनी होगी? एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करनी होगी अगर उसको यहां पर एडवर्टाइज करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को शो करना है। Different fund manager for the part of the period if the scheme being advertised was not managed by the same fund manager for the full 135 year. This must be clearly mentioned as a footnote in the investment or in the ad. कहने का ये मतलब है कि मान लो मैं एक स्कीम के म्यूचुअल फंड स्कीम जो है अपनी एक स्कीम की परफॉर्मेंस दिखा रही है, बट वो जो फंड मैनेजर है वो अब छोड़ चुका है, तो उनको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई उस फंड मैनेजर ने अब छोड़ दिया, क्योंकि स्कीम को अल्टीमेटली एक फंड मैनेजर ही तो चला रहा है, उसी के तो डिसीजंस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनका बताना। फिर आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। इफ द एड इज पब्लिश्ड ऑनलाइन लाइक ऑन वेबसाइट और सोशल मीडिया, द फंड हाउस कैन गिव अ डायरेक्ट वेबसाइट लिंक टू डिटेल्ड परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब अगर ऑनलाइन डाला ना, वहीं नीचे से एक फुटनोट लिख दो या एक लिंक डाल दो कि भाई इसकी डिटेल परफॉर्मेंस के लिए यहां क्लिक करो, तो उसके जैसे ही वो वहां क्लिक करेगा, जितनी भी स्कीम फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, बाकी स्कीम्स जो मैनेज कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। अब कुछ इन्वेस्टर्स के राइट है और ऑब्लिगेशन है, इसको पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्वेस्टर्स के राइट भी है भैया, देखिए इन्वेस्टर्स को भी राइट दिया हुआ है। क्या राइट है? पहला राइट है राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। यूनिट होल्डर हैव अ प्रोपोर्शनेट राइट टू बी द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एसेट ऑफ द 87 स्कीम। द इन्वेस्टर कैन आस्क फॉर अ यूनिट सर्टिफिकेट फॉर हिज यूनिट होल्डिंग। यानी जो इन्वेस्टर है वो यूनिट सर्टिफिकेट, क्योंकि यूनिट होल्डर तो इन्वेस्टर ही है ना, उसी के थ्रू तो म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो यूनिट जो इन्वेस्टर है वो यूनिट सर्टिफिकेट मांग सकता है अपनी यूनिट होल्डिंग का। इन्वेस्टर ऑल्सो हैव अ ऑप्शन टू रिसीव एन अलॉटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ एन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम इन देयर डीमैट अकाउंट। और इन्वेस्टर जो है अपनी जितनी भी अलॉटमेंट हो रही है उसके यूनिट्स की, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चाहे तो डीमैट अकाउंट में भी डिटेल्स ले सकता है, चाहे वो यूनिट्स ओपन एंडेड हो चाहे वो यूनिट्स क्लोज एंडेड हो। सेकंड है, एक इन्वेस्टर के पास राइट है चेंज करना डिस्ट्रीब्यूटर को। अभी किसी इन्वेस्टर को मेरी सर्विस नहीं पसंद आ रही तो उसके पास राइट है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सके। इन्वेस्टर कैन चूज टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर और ऑप्ट फॉर अ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और अब उसको लगता है कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद इन्वेस्ट कर सकता हूं, तभी उसको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। सिर्फ पैसे बचाने के लिए मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। तो कहने का मतलब है, अभी हम यहाँ पर पढ़ाई के मोड पे पढ़ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर को हटाकर खुद डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट तभी जाना जब खुद इन्वेस्टमेंट कर सको, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपको काफी हेल्प करेगा। This needs to be done through a written request by the investor. In such cases, AMC will not to comply without insisting or any kind of no objection certificate from the existing distributor. यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को बोल के आप डिस्ट्रीब्यूटर हटा सकते हो, वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की एनओसी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बट डिस्ट्रीब्यूटर का आपके पास राइट है हटाना, बट इसलिए मत हटा देना कि भाई पैसा बचाना है, उससे नुकसान होगा। तब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको तब जाना है जब आपको नॉलेज नहीं, बट अगर आपको नॉलेज है तो आपको खुद इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी, डायरेक्ट तभी इन्वेस्ट करना है आपको। फिर आ जाता है राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अब यूनिट होल्डर के पास राइट है कि जो भी की डॉक्यूमेंट है, जैसे ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एएमसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का एक यूनिट होल्डर के पास भी राइट है। और सेबी बोलता है आप चाहो तो ये एएमसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सेबी ये कहता है कि एक म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर 3 नॉमिनीज ऐड कर सकता है। राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज, द इन्वेस्टर कैन अपॉइंट अप टू 3 nominees who will be entitled to the units in the event of demise of the investor। यानी इन्वेस्टर के ना रहने पर ये नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं। राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट, एक इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करके लोन ले सकता है। ठीक है जी, कहना गिरवी रखना। राइट टू ग्रीवियंस रेड्रेसल,
SEBI requires every mutual fund company AMC to share how many investor complaint they receive and how many were resolved in their annual report। यानी म्यूचुअल फंड की जो एनुअल रिपोर्ट आएगी उसमें सेबी को बताना पड़ेगा। सेबी बोलता है म्यूचुअल फंड बताए कि उसने कितने इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट रिसीव करी और कितने इन्वेस्टर की कंप्लेंट रिसॉल्व करी। दिस इंफॉर्मेशन मस्ट अवेलेबल ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट एंड ऑन एमफी वेबसाइट। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में भी होनी चाहिए और एमफी की वेबसाइट पे भी डेटा आना चाहिए। डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन स्कीम डॉक्यूमेंट। और ये जो जितनी भी डिटेल्स है कंप्लेंट्स की ये स्कीम डॉक्यूमेंट्स में भी आनी चाहिए। इफ देयर आर टू मेनी अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट सेबी कैन स्टॉप द एएमसी फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू स्कीम। भैया बहुत ध्यान से समझना, सेबी ये कह रहा है कि अगर आपकी एएमसी के ऊपर बार बार कंप्लेंट्स आ रही है तो आपकी एएमसी को हम नई स्कीम लॉन्च करने से रोक सकते हैं, ये सेबी बोलता है। फिर आ जाता है राइट ऑफ इन्वेस्टर इन कंटेक्स्ट ऑफ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट। इफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स मेक मेजर चेंजेस टू इट्स कोर फीचर all unit holder must be given a chance to exit the scheme at the current NAV without paying any exit load। यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड कुछ काफी बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है, कुछ काफी चेंजेस कर रहा है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ही पूरे चेंज हो रहे हैं, तो सेबी बोलता है कि अपने सारे यूनिट होल्डर्स को एक राइट दो, अगर वो एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा तो पहले उस म्यूचुअल फंड हाउस का एक थीम था कि मैं इस बेसिस पे इन्वेस्ट करूंगा। मान लो 2 साल बाद वो चेंज हो गया या वो उन्होंने कुछ काफी बड़े चेंजेस करे, अब मेरे को वो लग रहा है कि ये थीम मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं चाहूं तो उस स्कीम से एग्जिट कर सकता हूं। वहां पर सेबी अलाउ करता है कि भैया म्यूचुअल फंड को बोलता है कि आप इनको एग्जिट कराओ और वहां पर एग्जिट लोड भी नहीं लगता। दिस एग्जिट ऑप्शन मस्ट स्टे ओपन फॉर एटलीस्ट 30 डेज और ये 30 डेज के लिए होना चाहिए। और एएमसी और जो ट्रस्टी है वो मस्ट इन्फॉर्म ऑल यूनिट होल्डर इन राइटिंग एंड ऑल्सो पब्लिश द चेंजेस इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर विद नेशनल रीच एंड वन रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर वेयर द फंड हेड हाउस ऑफिस इज लोकेटेड। तो कहने का मतलब है नेशनल पेपर में भी आना चाहिए और जहां पे भी फंड हाउस का नेशनल हेड है ना, जो ऑफिस है, वहां के रीजनल लैंग्वेज में भी, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में भी मतलब वो एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए। राइट टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी। 75% ऑफ यूनिट होल्डर कैन टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी। अगर 75% जो यूनिट होल्डर हैं वो यहाँ पर बोल देते हैं कि इस एएमसी को टर्मिनेट कर दो तो वो हो सकता है। ऑल्सो 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स कैन पास अ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप अ स्कीम। अगर 75% यहाँ पर यूनिट होल्डर बोल देना कि ये स्कीम को वाइंड अप कर दो तो वो वाइंड अप हो सकती है। Whenever required to do so, SEBI in the interest of all the unit holder, whenever required to do so by 75% of the unit holder in practice unit holding of the scheme, when the majority of the trustees decide to wind up a scheme or prematurely redeem the units of a close-ended scheme। तो कहने का मतलब है the trustees are bound to obtain a consent of unit holders। अब थोड़ा सा मैं ध्यान से समझा देता हूँ। राइट टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी। अब ये इसमें क्या चीज हमने समझी कि 75% यूनिट होल्डर की अगर यहाँ पर वोट शेयरिंग हो गई ना कि हमें ये चीज टर्मिनेट करनी है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब जो ट्रस्टीज है अगर उनको कुछ भी चेंजेस करने हैं या अगर एएमसी को बंद करना है या जो भी करना है उसके लिए यूनिट होल्डर्स का यहाँ पे कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर कोई भी स्कीम्स को वाइंड अप करना है या प्रीमेच्योरली रिडीम करना है उसके लिए भाई साहब यहाँ पर यूनिट होल्डर का यहाँ पर अप्रूवल लीजिए। 75% अगर यूनिट होल्डर बोलेंगे तो ही यहाँ पर वाइंड अप होगा। ठीक है जी। राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट। इफ द इन्वेस्टर क्लेम्स द मनी विद इन 3 years देन पेमेंट इज मेड ऑन अ प्रिवेलिंग एनएवी इफ after adding the income earned on the unclaimed money। If the investor claim the money after 3 years then payment is based on the NAV at the end of 3 years। यानी अगर जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उसमें इन्वेस्टर क्लेम कर लेता है 3 साल के अंदर अंदर तो जो करंट जो प्रिवेलिंग एनएवी चल रही होगी उस पर वहां पर अमाउंट मिल जाएगा। बट अगर इन्वेस्टर क्लेम करता है 3 साल के बाद जो पेमेंट होगी वो जो एनएवी थर्ड ईयर की लास्ट जो 3 साल की एंड की एनएवी है ना वो यहां पर दी जाएगी। फिर कुछ एमफी के कोड ऑफ एथिक्स है फॉर एएमसीज एंड ट्रस्टीज। अब एमफी के वो किसने बनाया? सेबी ने। ठीक है जी, सेबी ने एक एसोसिएशन बना दी म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जिसका काम है सारे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करना। और उन्होंने क्या है कि भैया आपको कुछ कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पर फॉलो करने हैं। सबसे पहला पर्पस, आप प्रमोट कीजिए इन्वेस्टर को कि वो हाई, सॉरी दोबारा बोलता हूं, सबसे पहला है पर्पस,
promote investors interest by maintaining high ethical and professional standard in the mutual fund industry। यानी जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसको प्रमोट कीजिए और हाई एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू ही करिए, ऐसा नहीं गलत काम ना करिए। एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू ऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड ट्रस्टीज, यानी ये सारी चीजें सारी एएमसी और ट्रस्टीज को एप्लीकेबल है। Relation to SEBI code, SEBI Mutual Fund Regulation 1996 require AMC and trustee to follow the SEBI code of conduct। यानी जो SEBI है वो ये बोलता है कि म्यूचुअल फंड जितने भी हैं और जितने भी उनके ट्रस्टीज हैं वो SEBI कोड ऑफ कंडक्ट को यहां पर फॉलो करें। फिर आता है एम्फी कोड ऑफ एथिक्स, गोज बियॉन्ड दिस, यानी जो एम्फी कोड ऑफ एथिक्स है वो गोज बियॉन्ड दिस, सेटिंग हायर स्टैंडर्ड फॉर बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कहने का मतलब ये सारे कोड ऑफ एथिक्स इसलिए बनाए गए हैं कि इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर अच्छा रहे, बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो, इन्वेस्टर को कोई भी दिक्कत ना हो, और एएमसी जितने भी ऑपरेशंस कर रही है वो ट्रांसपेरेंट करे, रिस्पॉन्सिबली करे, रिस्पॉन्सिबल होकर करे, कोई गलत काम ना करे, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फेयर डीलिंग हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो गलत ना करे, कुछ एएमसी उनके साथ कुछ गलत ना करे। तो एमपी ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स बनाए हुए हैं और ये सारी चीजें फॉलो करनी होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी एएमसीज को और ट्रस्टीज को। ठीक है जी। अब एमफी ने कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए बनाए हुए हैं, यहां पर इंटरमीडियरीज के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ब्रोकर्स है, बैंक्स है, उनके लिए भी बनाए हुए हैं। उनको बोला हुआ है भैया कोई गलत काम मत करना, अगर आप कोई गलत काम करोगे हम आपको बैन कर देंगे, पहले नोटिस देंगे, फिर वार्निंग देंगे, फिर कैंसिल करेंगे, फिर आपके पास चाहे राइट है अपील करने का, बट अगर आप गलत काम करोगे आपको बंद कर देंगे। ठीक है जी, समझे मेरी बात। चलिए यहां तक हमने सारा समझ लिया, अब फटाफट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यानी अगर ईएलएसएस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कितने परसेंट पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80 एंड ऑप्शन डी 100। करेक्ट आंसर बताइए। सो करेक्ट आंसर इज 80%। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में अगर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है तो वहां पर 80% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is true with respect to celebrity endorsement of mutual fund? Option A, SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness of the mutual fund. Option B, SEBI has permitted celebrity endorsement for the promotion of individual mutual fund scheme. Option C, celebrity can endorse only NFO. Option D, celebrity can endorse only ongoing mutual fund scheme. Which of the following statement is true? So correct answer is option number A, SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness। अभी देखिए सेबी ने क्या बोला है कि आप जो भी म्यूचुअल फंड की एंडोर्समेंट है ना इंडस्ट्री लेवल पर करवा सकते हो, इंडिविजुअल एएमसी म्यूचुअल फंड यानी एएमसी नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब है अगर आपने एड्स में देखा ना सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, ये म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहे हैं, बट ये एमपी के अंडर आते हैं, मतलब इंडस्ट्री लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, investors have the right to specify up to dash nominees for their mutual fund investment portfolios. Option A 0, option B 1, option C 2 and option D 3। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में या म्यूचुअल फंड हाउस में आप कितने नॉमिनीज ऐड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड हाउस के साथ आप कितने नॉमिनी ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 3। आप मैक्सिमम 3 नॉमिनीज ऐड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। अंडर सेबी रूल, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं। अंडर सेबी रूल व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अ म्यूचुअल फंड स्कीम कैन मेक इन डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सिंगल इश्यूअर रिलेटेड नॉट बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड विदाउट ट्रस्टी अप्रूवल। यानी ट्रस्टी के बिना अप्रूवल कितने परसेंट तक एनएवी का कितना परसेंट म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेबी रूल
What is the maximum investment a mutual fund scheme can make in debt instrument of a single issuer? यानी एक सिंगल इशुअर है डेट म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट का, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कितने परसेंट एनएवी का? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20%। आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10%। मैंने आपको बताया था कि जो म्यूचुअल फंड में एक डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो 10% तक मैक्सिमम हो सकती है, बट अगर ट्रस्टीज का अप्रूवल मिल जाता है तो वो 12% जाएगी, अदरवाइज 10% से ऊपर सिंगल इश्यूअर के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, what is the consequence of a second provision violation of MP code of conduct by an intermediary? अगर इंटरमीडियरी यहां पर कुछ वायलेट करता है तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन ए, इंटरमीडियरी विल बी सस्पेंड फॉर अ ईयर, द इंटरमीडियरीज रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल, द इंटरमीडियरी विल बी फाइन 10,000 और इंटरमीडियरी विल बी बैंड फ्रॉम स्टॉक ट्रेडिंग। What is the consequence of second proven violation? देखिए यहां पर मैं वायलेशन दोबारा समझा देता हूं। जब हमने वायलेशन यहां पर देखी थी, डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ वायलेशन, पहला जाएगा इनिशियल नोटिस, सेकंड हमारे को वार्निंग दी जाएगी, थर्ड हमारा कैंसिल करा जाएगा और फोर्थ है हमारे पास राइट है, राइट टू अपील। ठीक है जी, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स लिखे हैं, बट मैं आपको बता देता हूं यहां पर इसका आंसर। ठीक है जी, What is the consequence of second proven violation of MP code of conduct by an intermediary? As a distributor अगर मैं MP के कुछ code of conduct को follow नहीं करता या कुछ गलत कर देता हूं तो मेरी registration cancel हो सकती है। So answer is option B, the intermediary's registration will be cancelled. I hope आपको समझ आया। Question number 6, what percentage of liquid asset must open-ended debt funds maintain as per SEBI? As per SEBI जो ओपन एंडेड डेट फंड्स हैं उनको मिनिमम कितने परसेंट लिक्विड एसेट में रखना चाहिए, मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% एंड ऑप्शन डी 20%। करेक्ट आंसर इज 10%। एक डेट फंड जो है उसको 10%, ओपन एंडेड डेट फंड है उसको 10% लिक्विड एसेट में रखना चाहिए जिससे वो रिडम्पशन आए तो पैसा वापस कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना। इन म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट इफ अ फंड मैनेजर मैनेजेस मोर देन 6 स्कीम, मैंने ये समझाया था, आई होप आप लोग देख रिलेट कर पा रहे होंगे। इफ अ म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट, if a fund manager in a mutual fund advertisement, if a fund manager manages more than 6 scheme, what performance data must be shown? Option A top 5 scheme, option B bottom 5 scheme, option C top 3 and bottom 3 scheme plus total number of scheme, and option D only the selected scheme being advertised. Correct answer बताइए। सो करेक्ट आंसर इज टॉप 3, बॉटम 3 प्लस टोटल नंबर ऑफ स्कीम। मैंने आपको बताया था ना, अगर म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है अगर वो 6 स्कीम से ज्यादा मैनेज कर रहा है और अगर वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उनको 6 स्कीम्स जो हैं उसमें से पहले टॉप 3 जो अच्छी परफॉर्म करी है उसकी एडवर्टीजमेंट में दिखाए, फिर उसके नीचे टॉप 3 वर्स्ट परफॉर्मेंस, सॉरी हाँ टॉप 3 वर्स्ट परफॉर्मेंस आ जाएगी जिसको हम बॉटम में लाएंगे। उसके बाद अगर और कोई स्कीम्स है तो वहां पर मेंशन करिए कि कितनी स्कीम्स और वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन अ डिलीवरी बेसिस, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी म्यूचुअल फंड जो है उनको मेरे को लगता है इंट्राडे भी अलाउड होगा, अलाउड है ना? आंसर इज नो। सो यहां पर म्यूचुअल फंड जो है सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में ही काम कर सकते हैं, यानी अगर वो शेयर्स खरीदेंगे तो डिलीवरी बेस ही खरीदेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ट्रू। आई होप गाइस आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है और आई होप आपको मैंने अच्छी से पढ़ाया है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 पसंद आया है तो मेक श्योर आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको चैप्टर नंबर 4 अच्छा लगा या नहीं लगा, और अगर आपके चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड डाउट है या एनआईएसएम सीरीज 5 या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आपके जितने डाउट्स है आप कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स के आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। और अगर आप हमारे साथ आगे अपडेट्स चाहते हो कि एनआईएसएम का चैप्टर 5 हम कब, सॉरी
और अगर आप हमारे से अपडेट्स चाहते हो कि चैप्टर नंबर 5 कब लॉन्च हो रहा है, यानी चैप्टर नंबर 5 कब होगा, उसकी रिकॉर्डिंग कब आएगी, या अगर हम जितने भी एनआईएसएम से रिलेटेड यहां पर हम पढ़ाते हैं या सीएफपी से रिलेटेड, सीएफए से रिलेटेड काफी सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं और इन सभी चीजों का अपडेट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं। तो मेक श्योर आप हमारा एनआईएसएम सीरीज 5A का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।